आफ्टरनून टू ऑल माय सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ क्यों मिली हूँ आपको पता है बच्चों? आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बेनिफिट ऑफ एमसीक्यू। एंड ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट लगाऊंगी और आपसे कहूंगी कि बेनिफिट ऑफ एमसीक्यू क्या है। एंड उसके बाद जैसा मैंने प्लान किया है उसके हिसाब से मैं आज आपको पहला टॉपिक, पहले सेक्शन का पूरा एमसीक्यू करवा के ही भेजूंगी। पहली बात आप सबसे मैं ये कहूंगी, आप में से सारे बच्चे एमसीक्यू को बहुत इजी मानते हैं। एंड वो क्यों है? आपको लगता है मैम 4 ऑप्शन दिया होगा, आबरा का डाबरा करके कोई भी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे वो सही होने वाला है, या फिर 4 ऑप्शन है हम उसके इर्द गिर्द सोचेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो बेटा, ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है बाई चांस आपने टिक किया और वही आपका सही आंसर हो गया, वो लक की बात है। बट MCQ holds 30% of the weightage in the chapter, in your entire paper, एंड आप लोग उसमें ही ध्यान नहीं देते हो। उस 30% से बेटा आप इमेजिन सीधे पास से रैंक की भी जर्नी तय कर सकते हो। एंड अगर आपका ग्रुप एग्रीगेट से कम पड़ता है, जो आपके दिमाग में बहुत चलता रहता है, उस एग्रीगेट को फुलफिल करने में भी MCQ के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए इस MCQ को भी उतना ही वेटेज दो जितना बड़े बड़े चैप्टर्स के लंबे लंबे 4-4 घंटे लगा के प्रैक्टिस करते हो उनके सम्स को, इसको भी उतना ही टाइम दो। एंड एक चीज बताऊं क्या बेटा, इसका एक फायदा क्या है, थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस बढ़ाते हो MCQ में, थोड़ी सी, ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे हो, आपके वो 30 मार्क्स सिक्योर होते हैं। एंड जैसे ही 30 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं बेटा, ये तो मैं 100% श्योर हूं, पेपर में आप फेल नहीं करोगे। बिकॉज पढ़ के तो हर एक बच्चा जाता है, सिर्फ ओनली थिंग है थोड़ा 19-20 रह जाता तो मार्क्स ऊपर नीचे रह जाते हैं, वो 35-39 वो हो जाता है। बट MCQ अगर ढंग से हुआ तो आप आराम से बाकी 70 मार्क्स का जो पेपर अटेम्प्ट करना होता है, उसमें मैं बहुत श्योर हूं कि मेरे सारे बच्चे आराम से उसमें 30-35 तो अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। इसलिए फेल होने के लेवल से तो आप बहुत बहुत ऊपर चले जाते हो अगर MCQ आ जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ हर एक सब्जेक्ट का आप MCQ बहुत ध्यान से करो। एंड इसलिए मैं आपके साथ लेके आई हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 का, CMA ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का MCQ सेशन, जो मैं लेने वाली हूँ सेक्शन वाइज। मतलब अगर आपके मॉड्यूल के 6 सेक्शन है तो पहले सेक्शन A के जितने भी MCQs बनते हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट ने पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे, वो सारे MCQs मैं एक जगह लेके आई हूँ आपके सामने, और इसकी मैं आपसे A to Z क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी, आंसर्स मार्क करवा के दूंगी। एंड अगर आपको इस MCQ का PDF चाहिए या नोट्स चाहिए, प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहां पर आपको फॉर श्योर मिल जाएगा, अदरवाइज सिर्फ एक बार यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा हमारे सेशन के नीचे कि मैम PDF चाहिए MCQ का, मैं आपसे ये शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा अगर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी MCQ चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखिए, लॉ MCQ, कॉस्टिंग MCQ, DT MCQ, IDT MCQ, ये सारे MCQ के सेशन मैं आप तक प्रोवाइड कर सकती हूँ। I'll be talking to my team members and I'll ensure कि आप तक ये MCQ पहुंचे। MCQ plays a very important role, जैसे कि मैंने बताया, तो छोड़ने की तो गुंजाइश है ही नहीं आपके पास, और कम टाइम में अगर पढ़ के आप इस MCQ को कर सकते हो, क्यों ना कर ले हम इस MCQ को। तो पहले मैं आपके ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे सेक्शन का MCQ करवाऊंगी, फिर ग्रुप 2 के, एंड डेफिनेटली फाइनल वाले बच्चों के लिए तो रोजाना कुछ ना कुछ, चाहे वो रिविजन हो या MCQ है, लगातार हम सब हमारी तरफ से आप तक फाइनल के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। चलो, क्या हम इस MCQ को स्टार्ट करें? यस, इस MCQ में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने ऑलमोस्ट 50 MCQs कवर अप किए हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। जहां पर भी आपको लगता है कि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, मैंने वो पहले से ही उसका वर्किंग नोट करके लेके आई हूं। हो सकता है किसी किसी MCQ में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बिकॉज यू मे हैव अ डाउट। टेंशन मत लो, मुझे पता होता है कि जनरली कहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कैसे होंगे। मैं इंश्योर करूंगी मैं हर एक MCQ का करेक्ट आंसर विथ रीजन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देके आपको समझाऊं। नो रट्टाबाजी इन माई क्लास। यस, चलो हम इस MCQ में सबसे पहले मॉड्यूल 1 कंप्लीट करेंगे, जहां पर मैंने फंडामेंटल्स वाला पार्ट कवर किया है, बेसिक अकाउंटिंग असम्पशंस, प्रिंसिपल्स, जर्नल, लेजर, कैश बुक वाला पार्ट थोड़ा सा हमने कवर किया है। करेक्ट, इसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड मैंने MCQs कवर किए।
इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे आई थिंक 5 से 6 सेशन होंगे, तो ऑलमोस्ट 300 to 400 हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस एक हफ्ते में कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 वाले बच्चे क्या सब मेरे साथ हैं? यस, रीड द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। आई एम गिविंग यू एम्पल टाइम फॉर दिस। एवरीबडी 1 सेकेंड। यस, सेट। Dash concepts assume that infinite life of the organization can be split into smaller period of equal duration. आपको मैं एक तरीका बताऊं क्या? जब भी एग्जाम में एमसीक्यू आए, पहले क्वेश्चन रीड कर लो, ऑप्शंस मत देखो। बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे पहले ऑप्शन देखो, मैं कहती हूँ ऑप्शंस मत देखो, क्वेश्चन को रीड करो, थॉट दो फॉर सम सेकेंड्स कि बोलना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है, एंड इससे रिलेटेड प्राइमा फेसी मतलब पहली बार में आपके दिमाग में कौन सा ऑप्शन हिट हो रहा है, जो ऑप्शन आपके दिमाग में पहली बार आ रहा है, गो थ्रू क्या वो उन चारों में है क्या। अगर द आंसर इज यस, मैं कह रही हूं मोर रिलेटिवली वो आंसर सही आता है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है वो देखने के बाद, ऑप्शंस देखने के बाद कि मैम 2 क्लोज बाय आ गए, मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब वहां पर थोड़ी सी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, थोड़े से बैक जाके सोचना पड़ेगा, कहीं उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल किया था या कुछ आपने पढ़ के कभी रखा होगा, तो आपको फिर वहां पर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। करेक्ट? तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगी, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी, उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, आपके पास जो पहला आंसर आ रहा है वो जरा सोचना और कमेंट में टाइप कर देना। ऑब्वियसली लाइव नहीं ले रहे, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके पास वही आंसर आ रहा था जो मैं सोच रही थी, इसका मतलब हम दोनों सेम पेज पे हैं, एंड दैट्स इट मींस योर एमसीक्यू होल्ड्स, यू हैव अ गुड होल्ड ऑन एमसीक्यू। चलो, डैश कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का नाम पूछ रहा है जो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ इनफाइनाइट है, बट यहां वो नहीं पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ इनफाइनाइट है। पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ इनफाइनाइट होती है, बट हम उसको हिस्से में तोड़ते हैं, और जिस पीरियड में हम उसको तोड़ते हैं हम अज्यूम करते हैं कि हर साल सेम इक्वल पीरियड्स रहे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम पीरियड रहे। अगर आप ध्यान से सोचो क्विकली, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बोलता है, तो देखो द आंसर इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? कि हम अपने अकाउंटिंग 12 महीने तक की रखेंगे और हर साल 12 महीने का रखेंगे। अगर जैन टू दिसंबर इस साल का है तो अगले साल भी जैन टू दिसंबर। हम कोशिश करते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर सेम रहे ईयर आफ्टर ईयर। चेंज इज नॉट परमिटेड अनटिल अनलेस लॉ रिक्वायर्स इट। यस, पहला आंसर आ गया आपके पास। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। डैश कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, assumes infinite life of the organization that can be split into equal duration। सेम क्वेश्चन जो 1 में किया था, आपके दिमाग में आंसर है अकाउंटिंग पीरियड, चेक करो, रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, मैम ये क्या है, इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है। नन ऑफ दीज। दिमाग आंसर बोल रहा था अकाउंटिंग पीरियड, बट अकाउंटिंग पीरियड ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दीज। समझ आया? यस। द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आपकी कैश बुक मतलब मेरी बुक, ओनर जो मेंटेन करता है, अकाउंटेंट जो लिखता है, उसमें 12,500 क्रेडिट है। वेरी सिंपल, बैंक बैलेंस अगर डेबिट होता है हम खुश होते हैं, हम हैप्पी होते हैं। पॉजिटिव बैलेंस मतलब पैसों की बौछार है मेरे खाते में। क्रेडिट बैलेंस मतलब हमने लोन ले रखा है, लोन में हम सैड हो जाते। लोन का मतलब ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करेक्ट आंसर थर्ड का होगा सी। गाइस, मैंने पहले से आंसर्स मार्क करके रखे थे, बिकॉज आप में से किसी भी बच्चों को अगर आंसर चाहिए तो इस पीडीएफ में भी मैंने अपडेट कर रखा है। जो सुन के अपने जगह पे बैठे मेरे को सुन रहे हैं, वो वहां पर बैठे बैठे भी आंसर अगर सोच के इमीडिएट बोल पा रहे, इट वर्क्स। हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है। किसने पहले जवाब दिया, कौन इस रेस में फर्स्ट है, ये सारी बातें बेकार की बातें होती है। चलो, ये बेटा ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बहुत फेवरेट बनता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स निकालना। और इसके लिए मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कुछ चीजें याद रखो। डेटर के बैलेंस में हमेशा अगर बैड डेब्ट्स माइनस होके आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो माइनस करो। फर्दर बैड डेब्ट्स दिया है तो वो माइनस करो। कोई रेक्टिफिकेशन है तो वो प्लस माइनस कर लो। वो जो क्लोजिंग बैलेंस डेटर का आएगा आफ्टर ऑल दिस 3 एडजस्टमेंट, उस पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनता है हमेशा।
एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का क्लोजिंग बैलेंस जब आप माइनस कर दोगे डेटर के फाइनल बैलेंस से, फिर जो बैलेंस बचा उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट होता है। ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी बताया था और फिर से कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सम के थ्रू जो भी मैंने बोला मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑन 31 मार्च 2025 डेटर 6,20,000 का बिफोर बैड डेब्ट्स माइनस किए, बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ किए बिना 6,25,000, 6,20,000, 6,20,000 माइनस बैड डेब्ट्स 6,05,000। द प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन करना है 5%, मतलब 6 लाख का 5,000 का 5% निकालो, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आएगा, क्लोजिंग माइनस कर दो। फिर जो बचा है उस अमाउंट पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालते हैं, तो 2% ऑफ 5,74,750, वो जब हम निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 11,495। तो मेरा ऑप्शन आएगा 11,495, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं मांग रहा है, यहां पर क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अमाउंट मांग रहा है। देखो ना, द अमाउंट ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी आया है, एमक्यूपीज में भी आया है। अगर आप देखेंगे आपके मॉड्यूल का भी फेवरेट एमसीक्यू बनता है। इसको मैं एक बार बोलूं 4 बार बोलूं, बहुत बार आया। याद रखना, क्लोजिंग डेटर में बैड डेब्ट्स का माइनस हुआ है तो माइनस करो, उस बचे हुए बैलेंस में माइनस करने के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उस क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनता है। यस, चलिए मैम एमसीक्यू में प्रैक्टिकल भी आते हैं बेटा, इस तरीके के प्रैक्टिकल्स बनते हैं। सिंपल एमसीक्यू भी होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, एंड एक आधा सिंपल प्रैक्टिकल भी बनते हैं। ये वर्किंग नोट करना जरूरी नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए मैंने किया है। इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल ऑन कैलकुलेटर, कर लो कैलकुलेटर पे, बिंदास करो, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। A resource owned by the business with the purpose of using it for generating future profit, जो चीज बिजनेसमैन अपने पास रखता है ताकि उससे फ्यूचर में बिजनेस अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो तो प्रॉफिट हो, वो क्या होता है? असेट। करेक्ट। अब एक सिंपल है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 1.5 लाख, रेसिडुअल वैल्यू है 10,000, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। जब भी डेप्रिसिएशन का रेट होता है, रेसिडुअल वैल्यू हमारे किसी काम का नहीं होता। फोकट के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए बकवास बात दे देता है। नंबर ऑफ इयर्स अगर हो तो रेसिडुअल वैल्यू मैटर करता है, डेप्रिसिएशन का रेट हो तो रेसिडुअल वैल्यू मैटर नहीं करता। समझ आया क्या? क्या मैटर करता, क्या नहीं मैटर करता। छोटी छोटी बातें सिर्फ दिमाग में रखो बेटा, सिर्फ छोटी छोटी बातों से ना एमसीक्यू इजी हो जाता। तो करो बेटा, 1,50,000 का 10% का डेप्रिसिएशन, WDV थर्ड ईयर चाहिए, बहुत इजी है। 1,50,000 माइनस 10%, फिर माइनस 10%, अगर आप उसका थर्ड ईयर का 10% निकालेंगे 12,150। WDV मेथड का मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू उसको डेप्रिशिएट करो, आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू उसको डेप्रिशिएट करो। कर लिया। क्वेश्चन 6 का सही आंसर आएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? अब इस केस में आप डायरेक्टली आंसर नहीं देख सकते बिकॉज इसमें मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल है। लुक इन द ऑप्शन। सिंकिंगफोर्ड मेथड, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। सम ऑफ डिजिट मेथड, मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। वर्किंग आवर्स मेथड होता है प्रोडक्शन आवर्स, लेबर आवर्स। असेट लाइफ साइकिल, ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। 7th का डी। समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है क्या सेशन? क्लैरिटी है क्या? यस, आ जाओ। आउटवर्ड इनवॉइस, आउटवर्ड मतलब बाहर गया इनवॉइस। इशूड, बाहर कब इनवॉइस जाएगा? जब माल बेचेंगे। आउटवर्ड इनवॉइस, बाहर भेजा है इनवॉइस को एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। किसका वो मेन डॉक्यूमेंट होता? मेन सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब उससे जर्नल एंट्री की जाती है, सेल्स बुक। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज अ एरर ऑफ ओमिशन? एरर ऑफ ओमिशन मतलब एंट्री ओमिट हो गई, पार्शियल या कंप्लीट पता नहीं, ओमिट हो गई। सेल 5,000 जर्नल में लिखा है, ये कोई ओमिशन नहीं है। वेजेस शाम को डेबिट कर दिया शाम अकाउंट को, ये कोई ओमिशन नहीं है। द टोटल ऑफ सेल्स हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट मतलब हमने एक बुक से दूसरी बुक में चीजें शिफ्ट नहीं की है, पूरा का पूरा ओमिट कर दिया। दिस इज द एरर ऑफ ओमिशन। याद रखना, एरर ऑफ ओमिशन 2 तरीके के होते हैं, कंप्लीट या पार्शियल। पार्शियल मतलब एक एंट्री गई है दूसरी नहीं गई,
कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, ये पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। सेल्स की बात कर रहा है तो इट इज अ एरर ऑफ ओमिशन। सही आंसर इज 9 का सी। ये मिलते ही मैं डी को नहीं देख रही, क्यों देखूं मैं इस ऑप्शन को, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। चल अगेन इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, 2 बार एमक्यूपीज में आया, ध्यान से देखेंगे। सिमिलर पैटर्न, ऑन 31 मार्च 2024 डेटर एडिशनल बैड डेब्ट्स 8 लाख का, एडिशनल बैड डेब्ट 10,000 का, डेटर माइनस बैड डेब्ट 7,90,000। इफ द प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स इज 5%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। मतलब यहां पर डिस्काउंट नहीं मांग रहे थे, यहां बैड डेब्ट्स ऑफ प्रोविजन मांग रहे थे। सीधा सीधा 7,90,000 का 5%, 39,500। आंसर इज 39,500। इसको याद रखना, डेटर बिफोर एडजस्टमेंट माइनस बैड डेब्ट्स इफ नॉट एडजस्टेड माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इफ नॉट एडजस्टेड। ये जो बैलेंस आएगा इस पे बनता है पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एंड इसका क्लोजिंग बैलेंस जब आप माइनस कर दोगे जो बचा उस पे बनता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। रीड द क्वेश्चन केयरफुली मेरे बच्चों, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मांग क्या रहा है, पीडीडी या डिस्काउंट का प्रोविजन। चलो बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई क्या? पहले 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए, इजी। होपफुली इट टर्न आउट टू बी हेल्पफुल एंड एग्जाम ओरिएंटेड फॉर यू। मोटो वो यहां मेरा वो है। एंड अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रह जाए कमेंट में जरूर लिखना, डाउट इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, री एक्सप्लेन इट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, नॉट बोला है, नॉट अ फीचर मतलब ये खूबी ट्रायल बैलेंस की नहीं है। तो पहले खूबियां ढूंढ लो, जो खूबियों में नहीं आ रहा वो नॉट उसकी हैबिट, नॉट उसका फीचर। इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ऑब्वियसली लिस्ट होता है। इट इज नॉट एन अकाउंट, ऑब्वियसली इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट, ये स्टेटमेंट सही है। ट्रायल बैलेंस डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस की समरी मेंटेन करता है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है ये वाला? इट डज नॉट प्रूव अर्थमेटिकल एक्यूरेसी विच कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑडिट। 3 जो सही है, तो जो बचे हुए वो नहीं सही है। दिमाग ही मत डालो इसमें क्या लिखा है। एग्जाम में आपका दिमाग कितना चलता है वो मैटर करता है, एंड एंड ऑफ द डे आप क्या प्रेजेंट करते हो वो उससे ज्यादा मैटर करता है। कैसे वो आंसर आया, किधर से आया, बाय चांस आया एमसीक्यू में, बेकार की बात है। बट यस, जैसे भी अगर आपका आंसर सही हो जाता, मैटर वो करता है। हो गया ना भाई आंसर सही, कहानी खत्म। अब आ जाओ। इन कैश बुक देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 112 ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। था डेबिट बैलेंस 112 का, ले आया क्रेडिट बैलेंस 121 का। मैंने कितनी बार कहा है, जब भी बैलेंस गलत होता है अमाउंट हमेशा वैरी करेगा। जो अमाउंट होना चाहिए था प्लस जो अमाउंट हुआ दोनों को ऐड कर लिया करो। 112 प्लस 121, साइड गलत होने पे अमाउंट वैरी करता है। जो अमाउंट होना चाहिए था और जो हुआ दोनों को एड अप कर लिया करिए। While preparing a bank reconciliation statement, taking the balance as per the cash book, कैश बुक को बैलेंस लेना एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कैश बुक मेरा बेस है, इसका मतलब क्रेडिट शो हो गया, कैश बुक घटा हुआ दिख रहा होगा, बेस कैश बुक है, तो उसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, ऐड कितना 233 एडेड। 3 बार एमक्यूपी में एंड 1 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया। यहां पर याद रखना पूरा बीआरएस नहीं पूछा, एक पर्टिकुलर बीआरएस से रिलेटेड एक केस उठा के उन्होंने आपसे पूछ लिया। याद रखना whenever the side is wrong the amount varies। जो होना चाहिए था और जो हुआ दोनों अमाउंट का सम अप किया करो अगर साइड गलत है तो। एकदम परफेक्ट ये नियम है, लिख लो कहीं। उफ, मजा आ गया क्या? यस मैम, आ जाओ। परचेज ऑफ अ लैपटॉप फॉर ऑफिस, हमने ऑफिस के लिए लैपटॉप खरीदा था, इसका मतलब मेरा असेट हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ओ माय गॉड, खरीदा था असेट के रूप में, दिखा दिया खर्चों के रूप में। आई डेविएटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। 13 का सी। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रू है ट्रायल बैलेंस के लिए, मतलब ये ट्रायल बैलेंस की खूबी है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, नो, इट इज प्रिपेयर्ड एट द ईयर एंड। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, यस ये इसकी खूबी है, ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। आंसर मुझे मिल गया, आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 14 का बी। नेक्स्ट 15, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर आर 3,600। मिस्टर आर से जाके हमने माल खरीदा 3,600 का।
रिकॉर्ड कर लिया 6,300 का, वो भी डेबिट साइड। ओ माय गॉड, साइड भी गलत, अमाउंट भी गलत। सम अप कर लो, 3,600 प्लस 6,300, ये बनेगा 9,900। रेक्टिफिकेशन एंट्री कितने से होगी? 9,900। तो देखो ना, इंस्टीट्यूट को भी पता है बच्चे यहां गलत करते हैं। याद रखो, साइड गलत, अमाउंट चेंज, सही साइड का अमाउंट, गलत साइड का अमाउंट सम अप कर लेना। फटाफट ये कहीं पर लिख लो, दिमाग में फिट कर लो। बच्चे यहां तक समझ आ गया क्या? यस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 3 times in MQPs, 2 times in previous year question paper, सेम चीज बार बार। देखो ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 13,000, ठीक है। हमारा बैड डेब्ट्स हुआ है 9,500 का, बहुत बढ़िया। सन्ड्री डेटर्स है 3,25,000 ईयर एंड पे, इसका मतलब बैड डेब्ट्स इसमें एडजस्ट हो चुका है। जब भी क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर दे ईयर एंड का, इसका मतलब उस साल का बैड डेब्ट्स एडजस्ट हो चुका है। प्रोविजन आपको 5% बनाना है, बना लो 3,25,000 का 5% अगर बनाएंगे, और देर इज अ फर्दर बैड डेब्ट्स, तो 3,25,000 में पहले मैं 2,500 फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस कर दूंगी, उसका मैं बनाऊंगी 5%, तो 16,125 आएगा। लिख देती हूँ कैसे आया, आपको पता रहेगा। 3,25,000 डेटर है, उसमें से 9,500 वाला बैड डेब्ट्स एडजस्टेड है बिकॉज फॉर द ईयर दिया है। 2,500 वाला फर्दर है, तो मैं माइनस कर दूंगी इसका 5%। अब मुझे बताओ, ओपनिंग में कितना था बच्चों? 13,000। क्लोजिंग में कितना चाहिए? 16,125। तो इस साल का और बताओ मुझे कितना चाहिए? 3,125। क्वेश्चन में पीरियड क्लोजिंग नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ऑप्शन देख के, पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा, तो पीएनएल में मेरा बैड डेब्ट्स जाएगा 9,500 से, पीएनएल में मेरा 2,500 का फर्दर बैड डेब्ट्स जाएगा, तो बन गया 12,000, और पीएनएल में ये अमाउंट भी जाएगा प्रोविजन वाला 3,125। तो इफेक्टिवली मेरे पीएनएल में 15,125 का अमाउंट बनेगा। ये अमाउंट कैसे बना? 9,500 बैड डेब्ट्स, 2,500 फर्दर बैड डेब्ट्स, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल से क्लोज होगा, प्लस 3,125 जो पीरियड से रिलेटेड एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर द ईयर है, ये भी पीएनएल में जाएगा। तो द आंसर विल बी 5,125 वाला ऑप्शन। 16 का बी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बार बार पूछता है। यहां पर पीरियड कितना क्लोजिंग है नहीं पूछा, पीएनएल में कितना पीरियड जाएगा यही नहीं पूछा, उन्होंने पूछा व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी इन द पीएनएल एज एन एक्सपेंस। बैड डेब्ट्स इज एक्सपेंस, एडिशनल बैड डेब्ट्स इज एक्सपेंस, पीरियड का डिफरेंस इज एन एक्सपेंस, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। यस मैम, स्पीड कंफर्टेबल है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या बच्चों? फोकस है क्या बच्चा आपका? इंटर वाले बच्चों थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, फाइनल की जर्नी तय करनी है, एंड इंटर की जर्नी में आपके साथ हम लगातार मेंटेन्ड है, आपके लिए बहुत सारे रिविजन्स भी डाले गए हैं। तो अगर इन सारे रिविजन्स को भी देखना है तो हमारे 71 फॉर सीएमए के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे चैप्टर्स के रिविजन मिल जाएंगे। अच्छा, द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम, हाँ ये क्या पूछ रहे हैं? इनकम एंड गेन, पूरी जिंदगी निकल गई है कहते कहते, और स्नेहा मैम का फेवरेट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। अगेन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1,50,000, रेसिडुअल वैल्यू किसी काम का नहीं अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, मेथड है WDV, सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन, द आंसर विल बी 12,150, 18 का सी। अगर आप ध्यान से देखो, एक सेट पैटर्न है एमसीक्यू पूछने का भी, उनको पता है ना बच्चा किधर गड़बड़ करता, वो बच्चे से सिर्फ चाह रहा है भाई इतना बेसिक एमसीक्यू तो पढ़ के आ जा, अब देखो पास कर देंगे। आ जाओ। The concept of business assumed to exist for indefinite period, अच्छा बहुत लंबे समय तक बिजनेस चलेगा, and is not established for the purpose of closing, बिजनेस बंद करने के लिए नहीं, चलने के लिए बना है। याद करो कौन सा कॉन्सेप्ट में पढ़ाती थी, परफेक्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्या है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला नहीं है, गोइंग कंसर्न, वेरी गुड मैम, बिजनेस एंटिटी कैसे बोल रहे हो? यस, बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस अलग, ओनर अलग, वेरी गुड, मुझे थैंक गॉड यू करेक्टेड मी, आंसर विल बी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब बिजनेस जिंदगी भर चलने के लिए स्टैब्लिश करते हैं, बंद करने के लिए नहीं।
ये हर एक बिजनेसमैन का मोटो होता है। तो आंसर विल बी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, 19 का बी। यहां तक क्लियर है क्या? यस मैम। Bad debts recovered is an income. It will always be credited to bad debts recovered. ये हाई चांसेस है गलत होने का। यहाँ पर बच्चे मैक्सिमम गलत करते हैं। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री डेटर को नहीं जाती। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ऑलवेज कीप इन माइंड, ये एंट्री कभी भी डेटर्स को नहीं जाती, नॉर इवन बैड डेब्ट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए यूज होता है। 20 का डी। अकाउंटिंग इक्वेशन बताएंगे। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, सही है। इक्विटी का मतलब होता है इन कैपिटल, और कैपिटल में क्या एडजस्ट होते हैं? रेवेन्यू बढ़ाते हैं, एक्सपेंस घटाते हैं, ड्रॉइंग घटाते हैं, ये भी सही है। असेट में अगर मैं एक्सपेंस जोड़ दूं तो दोनों डेबिट, ड्रॉइंग्स जोड़ दूं तो डेबिट, सही है। इज इक्वल टू लायबिलिटी कैपिटल प्लस रेवेन्यू, ये भी सही है। अगर आपने थोड़ा सा मैथ्स ठीक से पढ़ा है तो आपको समझ आएगा, माइनस का साइन इधर जाएगा तो प्लस, और नहीं तो प्रणय सर बहुत अच्छे से मैथ्स का सेशन लेते हैं। सीएमए फाउंडेशन का तो लाइव मैथ स्टार्ट भी होने वाला है। तो आप में से अगर किसी के भी फ्रेंड को मैथ्स के लिए, सीएमए फाउंडेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे उनके लाइव सेशंस आने वाले 19 अप्रैल से, डू ज्वाइन। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल द अबव, 21 का डी। सारे के सारे इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इक्विटी को अलग अलग तरीके से बोल दिया। इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। कैपिटल प्लस प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यही तो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं। आ जाते हैं 22। When the closing stock is shown in the trial balance, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है शोन का मतलब, then at the end of the accounting year closing entry for it will be required। इसकी क्या क्लोजिंग एंट्री होगी? अरे भाई क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब उसका बैलेंस ऑलरेडी क्लोज हो गया है, उसको सिर्फ डालना है। कहां पर? बैलेंस शीट के असेट साइड। और क्लोजिंग एंट्रीज एक्सपेंसेस और इनकम की होती है मेरे बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक तो असेट है, एंट्री नॉट रिक्वायर्ड। कैसा एड़ा बनाया आपको इंस्टीट्यूट ने, बेवकूफ बनाया ना। पहली बात याद रखना, क्लोजिंग एंट्री एक्सपेंसेस और इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इन सब की होती है, असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल की नहीं होती। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इट इज एन असेट। असेट की कोई क्लोजिंग एंट्री होती नहीं है, नो एंट्री रिक्वायर्ड। 22 का डी। अब आ जाओ 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मैं आपको बता देती हूँ 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी। इन लोगों ने कंसिस्टेंसी मिस कर दिया था, इसलिए उन्होंने एक गलत ऑप्शन दिया था बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, इट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है ना 24, बच्चा देख के छोड़ देता है, घबरा जाता, नहीं करना मैम कितना लंबा है। भाई अगर मैं पढ़ूंगी ना तो आपको लगेगा मैम ये क्या बेकार क्वेश्चन दिया था इंस्टीट्यूट ने। देखिए क्या, देखते हैं। बट पहले बताओ मजा आ रहा है ना एमसीक्यू में? हेल्पफुल है ना बच्चों ये एमसीक्यू? यस। The following information is given in the trial balance of Rupa Dressed as on 31st March 2025. Bad debts, opening provision, debtor, अच्छी बात है। Further bad debts, रूपा चाहता है और प्रोविजन 5% का बनाने का। बताओ कितना प्रोविजन बैलेंस शीट में शो होगा, मतलब क्लोजिंग पीरियड ही। ओपनिंग 7,500 दिया है, डेटर कितना है 2 लाख, उसमें से ये वाला बैड डेट्स फॉर द ईयर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा बिकॉज मेरे पास क्लोजिंग डेटर का बैलेंस है। फॉर द बैड डेट्स कितना है 1800, 2 लाख में 1800 माइनस होगा तो 5% निकालेंगे 9,910। दिस इज द अमाउंट दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। लेंथ देखो एमसीक्यू का, आंसर देखो वही सेम लाइन, डेटर इफ बैड डेट्स फॉर द ईयर ऑलरेडी एडजस्ट, कुछ नहीं करना, माइनस फॉर द बैड डेट्स, उसका बैलेंस है उस पे पीडीडी का क्लोजिंग बैलेंस, एंड उसको माइनस कर दोगे उस अमाउंट पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का फर्दर बैलेंस। अच्छा, इफ कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर इज 80,000, क्लोजिंग कैपिटल 80,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस 60,000, मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया है, इट्स लाइक अ लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, कैपिटल आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बाय कैश, निकाला तो ड्रॉइंग्स, लॉस हुआ पीएनएल, प्रॉफिट हुआ तो यहां जाता है। जिस जिस चीज से कैपिटल बढ़ता क्रेडिट में, सीधी बात, एमसीक्यू में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे,
जिस चीज से कैपिटल घटता डेबिट में, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल इंक्रीज होता है क्रेडिट में, डिक्रीज होता है डेबिट में। सेम चीज मैंने किया। क्लोजिंग 80,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस 60,000, ड्रॉइंग्स 40,000, लॉस 1,20,000। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ये फिगर क्वेश्चन ने दी थी, ये क्वेश्चन ने दी थी, मैंने बैलेंस शीट फिगर निकाल दिया। ओपनिंग कैपिटल 1,80,000 बाय जस्ट प्रिपेयरिंग अ कैपिटल अकाउंट, विच अगर आपको अकाउंट भी नहीं प्रिपेयर करना है प्लस माइनस कर लेना, सारे डेबिट एक साथ ऐड कर दो, उससे क्रेडिट माइनस कर देते तो भी आंसर आ जाता 1,80,000। 25 का ए। समझा क्या मेरे बच्चों? पूरा दिमाग तक पहुंच रहा है ना बेटा? चलो, अ कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न इफ देयर इज नो ऑप्शन या नो एविडेंस अवेलेबल कि कंपनी विल सीज इट्स ऑपरेशन इन नियर फ्यूचर। ये सिंपल है, बैलेंस शीट्स या पीएनएल या इनकम को देख के हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसके ऑपरेशंस को देख के चेक करते हैं कि बंद करने पे तो नहीं है। अगर ऐसा है तो गोइंग कंसर्न नहीं है, अदरवाइज गोइंग कंसर्न। 26 का सी। आ जाओ अगेन सिमिलर क्वेश्चन ऑन कैपिटल अकाउंट। 27 वाला देखेंगे। अ फर्म हैज अ कैपिटल बैलेंस 1,00,000 एट द बिगनिंग, एट द एंड द फर्म हैज अ असेट माइनस लायबिलिटी। बेटा एंड का असेट माइनस लायबिलिटी दिया है, एंड के असेट एंड लायबिलिटीज को अगर नेट करेंगे तो एंड का कैपिटल आ जाएगा 1,50,000 माइनस 70,000, 80,000। कैसे आया बेटा? असेट माइनस लायबिलिटी 1,50,000 माइनस 70,000। अब भी तो पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। आ गया भैया क्लोजिंग। अच्छा, बच्चों को समझ गया। मैम क्लोजिंग बैलेंस ना सीधा सीधा नहीं दिया। ऑब्वियसली अगर सीधा दे देता तो आपका दिमाग कैसे चलवाता इंस्टीट्यूट। इफ टोटल विड्रॉ ड्रॉइंग 30,000 की थी, बताओ प्रॉफिट कितना, तो इस साइड का बैलेंस ऐड कर लो, ये माइनस कर दो, द अमाउंट इज 10,000, प्रॉफिट ऑफ 10,000। 27 का ए। चलो एक आ गया, एक डेफर्ड टैक्स का एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, ये आता है ऑब्वियसली, मतलब ये आपका फाउंडेशन में आपने पढ़ा नहीं था, बट इंटर वाले बच्चों में डेफर्ड टैक्स का एनडीएस मैंने पढ़ा रखा है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने पढ़ा रखा है। तो बच्चों याद रखना, सीएमए इंटर वाले बच्चों, ये वाला डेप्रिशिएशन से ज्यादा एएस से रिलेटेड है। तो अगर ये समझा तो ठीक है, अगर आप में से जिन्होंने एएस पढ़ लिया डेफर्ड टैक्स का उनसे ही होगा, नहीं तो उनसे ये वाला स्पेसिफिक सॉल्व नहीं होगा। मैं ज्यादा इंडियस को रेफर नहीं कर सकती या उससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको टू द पॉइंट बताऊंगी कैसे आपको ये करना है। एग्जाम में पूछ तो लिया है, स्मार्टली करेंगे बिना ज्यादा एएस का इंटरवेंशन से। हमारी बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट इज 8 लाख। मेरी बुक में 8 लाख का डेप्रिसिएशन है, बुक्स में 8 लाख। इनकम टैक्स सेक्शन 32 छोड़ दो, इनकम टैक्स में कहता है 20 लाख, इनकम टैक्स कहता है 20 लाख, हमने दिखाया 8 लाख। इसका मतलब हमारी बुक्स में खर्चा कम है, इनकम टैक्स खर्चा ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स के हिसाब से चलता है, तो 12 लाख का खर्चा क्लेम करोगे, खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट कम है तो टैक्स कम है। इसका मतलब फ्यूचर में आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, फ्यूचर में जब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा इसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये दोनों में जितने का डिफरेंस है, 12 लाख का डिफरेंस है, टैक्स रेट 40% है, तो 4,80,000 का डेप्रिसिएशन के कारण मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। करेक्ट? इसके अलावा अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स 1,50,000 का हमें बेनिफिट नहीं दे रहा, अकाउंट्स में मैं 1,50,000 का पूरा खर्चा क्लेम कर रही हूँ। अकाउंट्स में ज्यादा खर्चा है, टैक्स में कम खर्चा क्लेम कर रहे हैं, टैक्स में तो ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा टैक्स। तो बताओ 1,50,000 का 40% पे कितना एडिशनल टैक्स है? 60,000। दिस इज डेफर्ड टैक्स असेट, बट आप दोनों नहीं दिखाते हो, आप नेट करते हो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 4,80,000 का, डेफर्ड टैक्स असेट 60,000 का, तो डिफरेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज 4,20,000। तो आंसर विल बी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 4,20,000। बेसिकली डेफरमेंट क्यों होता है? अकाउंट्स में कुछ खर्चे अभी मिलते बेनिफिट, इनकम टैक्स में नहीं, इनकम टैक्स में कुछ अभी, अकाउंट्स में नहीं। तो इस टाइमिंग डिफरेंस के कारण, इस गैप के कारण
कभी खर्चा ज्यादा कभी कम, इसके कारण हमें टैक्स में डेफोमेंट क्रिएट करना पड़ता है असेट या लायबिलिटी के फॉर्म में। अगर टैक्स में ज्यादा खर्चा क्लेम हो रहा है तो आप टैक्स कम दे रहे हो, प्रॉफिट कम है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फ्यूचर में देना पड़ेगा। और अगर आप कम खर्चा क्लेम कर रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा टैक्स मतलब फ्यूचर में बेनिफिट, डेफर्ड टैक्स असेट। समझा? यस मैम। अगेन, कॉस्ट ऑफ मशीन 60,000, यूजफुल लाइफ 5 years, एनुअल डेप्रिसिएशन 10,000 क्वेश्चन में दिया है, स्क्रैप वैल्यू निकालने को बोल रहा है, तो कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द लाइफ इक्वल टू डेप्रिसिएशन। जो जो चीजें दी थी उसको वहां बैठा दो, तो आपका बताओ रेसिडुअल वैल्यू कितना आ रहा है? 10,000। आंसर इज 10,000। सॉल्व द इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन क्या होता है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये 3 नाम आपको याद रहने चाहिए। व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। चूज द करेक्ट। इनमें से सही क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। यस बच्चों, ये याद रखना, अगर आपने कोई प्रिंसिपल एरर किया है तो ट्रायल बैलेंस डिसअग्री कभी नहीं करता, अग्री ही चलता है। बिकॉज डेबिट में डेबिट का अमाउंट है, सिर्फ गलत खाता होता है। मतलब मशीन खरीदा, परचेज में डाल दिया, है तो डेबिट का डेबिट में, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू, रेवेन्यू की जगह कैपिटल। तो ट्रायल बैलेंस में कुछ फर्क नहीं करता, सिर्फ आपके गलत खाते यूज हो जाते। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है 31 का ए। क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक फटाफट बोलेंगे। समझा क्या? कुछ डाउट आ रहा है क्या? नहीं, मजा आ रहा है क्या? आ जाओ। हाँ मैम, मजा तो आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अभी 2 महीने लग के पढ़ना है एंड हमें सीएमए इंटर क्वालिफाई करके फाइनल की जर्नी में घुसना है। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और अगले 2 महीने जो भी आपके पास टाइम है उसमें सिर्फ लग जाना है अगले 60 डेज सीएमए इंटर कंप्लीट करने में। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा एकत्व हम आपके साथ है, रेगुलर बेसिस में हम आपके लिए रिविजन, एमसीक्यू, एनालिसिस सब कुछ देंगे ताकि आप एग्जाम से पहले पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। आ जाओ अगला। पी लिमिटेड ने चेक इशू किया 15,000 का मार्च में, 10,000 प्रेजेंट हो गया पेमेंट के लिए। इसका मतलब प्रॉब्लम 5,000 में। वाइल रिकंसिलेशन कौन से बैलेंस में बेसिकली आप काम करोगे, 10,000 या 15,000? अरे भाई मैं काम करूंगी 5,000 पे। 15,000 का चेक इश्यू था, 10,000 प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब 10,000 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है किसमें? 5,000 में। 5,000 का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, पासबुक में एंट्री हुई नहीं होगी, कैश बुक में एंट्री हो गई, तो बेसिकली रिकंसिलेशन 5,000 का होगा। 32 का सी। यस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सेकेंड हैंड परचेज किया था 2 लाख का, उसकी रिपेयर कॉस्ट 50,000। आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब भी कोई चीज सेकेंड हैंड खरीदो उसका इनिशियल रिपेयर उसकी कॉस्ट होती है। तो मेरे लिए मशीन, मेरे व्हीकल की कॉस्ट 2.5 लाख है, कार की। ओके, हमने उसको 2 साल बाद बेचा, इसका मतलब 2 साल बाद की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब 2 साल का डिप्रिसिएशन पहले इस कॉस्ट में माइनस करना पड़ेगा। यस, 20% माइनस करेंगे। 2.5 लाख का 20% पहले साल का आएगा 50,000, फर्दर और 40,000। इफेक्टिवली WDV मेथड से डिप्रिसिएशन 2 साल का आएगा टोटल 90,000। तो बताओ मेरे असेट का WDV ऑन द डेट ऑफ सेल कितना है? 1,60,000। बेचा कितने में? 1 लाख। अरे माँ, 1,60,000 की चीज 1 लाख में बेचा, 60,000 का लॉस, लॉस ऑफ 60,000। अगेन कंटिजेंट लायबिलिटी कहां दिखाते हैं? एज अ नोट इन द बैलेंस शीट। कंटिजेंट लायबिलिटी को कभी भी बैलेंस शीट के अंदर जगह नहीं मिलती है, वो हमेशा बैलेंस शीट के नीचे दिखाया जाता है। करेक्ट। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से कह रहे हैं अगर आपको कस्टमर से एडवांस मिल जाए, मतलब वो कस्टमर जिसको आप माल बेचते हो उनसे पैसे लेने की जगह एडवांस खड़ा हो जाए, इट विल बी योर लायबिलिटी। ज्यादा पैसा आ गया है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाएंगे 35 का डी। एम आई क्लियर? अगेन ये 36 वही सेम क्वेश्चन है। डेटर का बैलेंस 7,50,000,
बैड डेब्ट्स 25,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, निकालो इसका 5%, एंड ये जो अमाउंट बचा इस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। तो बताओ कितना डेटर का फाइनल बैलेंस बचा। इस बार इन लोगों ने ये पूछ लिया 674,975, द अमाउंट ऑफ नेट डेटर, फाइनल नेट डेटर बताओ कितना बैलेंस शीट में शो होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इट विल बी 6,74,975। 36 का आंसर विल बी बी। क्लियर? यस मैम। आ जाओ 37 पे। Dash represents potential obligation that would create depending upon contingent liability का definition याद है क्या? Contingent liability या those liability जिस वो liability में होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा फ्यूचर में वो इवेंट के ऊपर। इसका मतलब उसका आउटकम डिपेंडेंट है किसी इवेंट पे। साफ साफ ये डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आए हैं, आज तक इंटर तक यही है। तो सीधा सीधा बताओ आंसर क्या होगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। 37 का सी। नेक्स्ट, on the basis of which concept a business is assumed to exist for an indefinite period without the objective of closing down. Going concern concept, again repeated the question. अकाउंटिंग इवेंट्स, बिजनेस में अकाउंटिंग इवेंट्स कौन से हो सकते हैं? अगर मैं बात करूं इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इंटरनल वो होते हैं जो ट्रांजैक्शन, इंटरनल वो होते हैं जो आप खुद इनिशिएट लेते हो लाइक डेप्रिशिएशन। एक्सटर्नल वो होते हैं जो आप एक दूसरे के साथ करते हो, सेल, परचेज, असेट खरीदना, असेट बेचना। इट कैन बी इधर इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों का मिक्सचर होता है अकाउंटिंग इवेंट में। नेक्स्ट, मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस के लिए कौन सी चीज मटेरियल है? एज पर द मेटीरियलिटी, जो भी चीज मटेरियल है उसकी 100% अकाउंटिंग होनी चाहिए। कुछ आपको मटेरियल लगता है, यू कैन इग्नोर। बट एक बात बताओ, ये कौन से कॉन्सेप्ट से डेविएट कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है materiality principle is an exception to what? Very good, full disclosure concept। full disclosure क्या बोलता है? कुछ भी हो बिजनेस में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फाइनेंशियल्स है तो बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रेडिंग के थ्रू डिस्क्लोज करो। नॉन फाइनेंशियल्स है, इट्स जस्ट अ वे टू डिस्क्लोज, तो उसको नोट्स अकाउंट्स में लिख के डिस्क्लोज करो। बट अपने इन्वेस्टर को सारी बातें आपको बतानी है तो सब कुछ पता होना चाहिए। तो मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट डेविएट्स फ्रॉम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। मार्केट 40 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। चंदू कंपनी अकाउंट क्या होता है भाई? चंदू एंड कंपनी, कंपनी का नाम है पर्सनल अकाउंट, बट नेचुरल नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो क्या बचा? आर्टिफिशियल। 41 का डी। नेक्स्ट, विच वर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर राइटिंग ऑफ पेटेंट? पेटेंट के लिए सुटेबल वर्ड क्या है? मोस्ट सुटेबल पूछ रहे, नॉट नहीं। गलती से नॉट बोल दिया भाई, गलती हो जाती है, इट्स ओके। नॉट सुटेबल कौन सा? सिंपल सी बात, सुटेबल चाहिए। जितने भी इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं उनके लिए वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन। एंड जितने भी इंटैंजिबल होते हैं उनके लिए वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन। और टैंजिबल के लिए होते हैं डिप्रिशिएशन, मिनरल्स के लिए होते हैं डिप्लीशन। करेक्ट। तो 42 का बी होगा। बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन किस कॉन्सेप्ट के कारण लिखते हैं? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट याद है? एनपीओ में, प्रोप्राइटरशिप में सब पढ़ा है। पूरा फाइनल अकाउंट अक्रूवल पे चलता है। पैसे आए या ना आए, पैसे दिए या नहीं दिए, फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड whatever other transaction needs to be recorded as per accrual concept. Done. Which of the following is both journal and ledger? Cash book is both journal and ledger. Interest received in advance. Oh my god, interest received नहीं बोल रहा है, interest received in advance। पैसा ज्यादा मिल गया है, बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम ना लिख के हम कैटेगरी देते हैं। It represents पर्सनल, तो आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे इसको एक्सपेंस लिख के आ जाते हैं या इनकम लिख के आ जाते हैं या नॉमिनल अकाउंट लिख के जाते हैं? हाय, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम पेड इन एडवांस, या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, या एक्सपेंसेस प्रीपेड, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन इन footnote below the balance sheet. In which book the entries are written on the basis of credit note?
मैं याद करवा चुकी हूँ आपको, क्लास में वापस कह रही हूँ, क्रेडिट नोट का मतलब क्या है। क्रेडिट नोट का मतलब सिंपल है, यहां पर पार्टी क्रेडिट होता है, या तो डेबिट नोट होगा या क्रेडिट नोट होगा। पार्टी डेबिट नोट में डेबिट होता है, पार्टी क्रेडिट नोट में क्रेडिट होता है। जल्दी से थॉट दो, कौन सी रिटर्न में पार्टी डेबिट होता है। परचेज रिटर्न में पार्टी डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न में पार्टी क्रेडिट होता है। सेल का उल्टा, परचेज का उल्टा। तो याद रखना, क्रेडिट नोट बोला इसका मतलब क्या लगेगा, सेल रिटर्न, तो कौन सी बुक में जाएगा, सेल रिटर्न बुक। इसको मैंने क्लास में ऐसे ही बच्चों को याद कराया था बच्चा, कि अगर आपको ये याद ना हो तो डेबिट नोट कहां यूज होता है। डेबिट नोट का मतलब पार्टी अकाउंट डेबिट होना, क्रेडिट नोट का मतलब पार्टी अकाउंट क्रेडिट होना, ये बस याद रखो। पार्टी अकाउंट कब क्रेडिट होता, सेल रिटर्न में, बिकॉज परचेज रिटर्न में तो पार्टी अकाउंट डेबिट होता है। तो यहां आंसर आएगा सेल रिटर्न बुक। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम कहते हैं हमें कंसिस्टेंटली जो पॉलिसी फॉलो की है वो ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना चाहिए, बट कभी कभी कुछ चीजें हमें अपने हाथ के कंट्रोल के बाहर है, फिर भी इसको लिखना पड़ता है। एंड ये कौन से एक्सेप्शन टू पॉलिसी है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करो, बट फ्यूचर में होने वाले फायदे को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंटिसिपेटेड लॉसेस आर अकाउंटेड, एंटिसिपेटेड गेन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, एंड दिस इज एन एक्सेप्शन टू विच प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो कहता है कंसिस्टेंटली फॉलो करो चीजों को, बट प्रूडेंस कहता है नहीं, एंटिसिपेटेड लॉसेस रिकॉर्ड करो, गेन्स मत रिकॉर्ड करो। क्लियर। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचर अकाउंट, याद रखना, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, सो लाइक डेटर, सो लाइक डेटर। लास्ट क्वेश्चन, a business is treated separate from its owner, which concept, business entity concept, business अलग होता, इसके ओनर अलग होते। आपके लिए सेफर साइड के लिए मैंने ये आंसर का पूरा टेबल भी बना रखा है, अगर आप में से किसी भी बच्चों को ये इंटायर एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए, जहां पर बेसिकली मैंने एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, उनसे रिलेटेड मैक्सिमम एमसीक्यू कवर किया है। रिपीटेडली जो आते हैं उसको भी ध्यान में देते हुए उनके आगे लिख दिया है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट बनेगा ही बनेगा एमसीक्यू, उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए। एक आधा क्वेश्चन बीआरएस के थे, एक आधा डेप्रिशिएशन के थे, एक आधा रेक्टिफिकेशन के थे, वो भी मैंने इसमें कवर किया। एंड इफेक्टिवली सेक्शन ए के प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यू आए अभी तक, वो मैंने सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। आगे और भी इसी तरीके से हर सेक्शन वाइज मैं आपको एमसीक्यू देती रहूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट सुन लेना एंड आपको आंसर्स आ जाएंगे। और अगर एक दो बार और इसको स्पीड में सुन लिया, 2 बार 3 बार, तो आंसर्स परमानेंटली रिटेन हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है उसकी इतनी जरूरत नहीं है अगर आप पहली बार ने अच्छे से सुन लेते हो। एंड एग्जाम से पहले आपके पास ये पीडीएफ जरूर होना चाहिए, ताकि आप ये वीडियो देखने का अगर आपको टाइम ना मिले तो फटाफट आप पेपर टर्न करके इसके आंसर्स को फटाफट देख सकते हो। उसके लिए इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और इसलिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए एंड कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा पीडीएफ। अब चलो एक और बात बच्चों, अगर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए जैसे मैंने कहा था एमसीक्यू चाहिए, या और डिटेल में एमसीक्यू चाहिए, या मॉड्यूल के भी सारे एमसीक्यू आप चाहते हो मैं डिस्कस करूं जिसके आंसर्स ऑलरेडी आपके पास है, तो प्लीज फ्री टू कमेंट। जितने ज्यादा मैक्सिमम कमेंट मिलेंगे इस पर्टिकुलर थिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल के एमसीक्यू, या फॉर एग्जाम्पल और डिटेल एमसीक्यू चाहिए, जो भी है जैसा भी है, किस सब्जेक्ट्स के आपको पर्टिकुलर एमसीक्यू चाहिए, जैसा आप कमेंट लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कीपिंग इन माइंड एंड जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, आई विल इंश्योर कि मैं वो और फर्दर वीडियोस आपके लिए बनाऊं एंड अपने फैकल्टी टीम मेंबर्स से भी कहूं कि वो आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इस तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड करें। चलो फिलहाल सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।